नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भौतिक भूगोल संबंधित एमसीक्यू। भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न हम इस सीरीज़ में सम्मिलित कर रहे हैं और ये इसका सेट 12 है। ठीक है, और ये किस परीक्षा में पूछे गया सवाल है, पिछले 27 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन है। और ये परीक्षा है यहाँ पे यूपीएससी की सीएससी परीक्षा, सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, मतलब यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए पिछले 27 वर्षों के सवालों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है। आप तक की वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 12वां सेट है। इसका मतलब इसके पहले सेट और आए हुए आप इस भौतिक भूगोल संबंधित पिछले सेट भी आप देख सकते हैं। और भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित सारे एमसीक्यू जो पिछले 27 वर्षों में पूछे गए हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं चैनल पे। आप जाकर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है, वहाँ से भी आप उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएँ, इसके संदर्भ में हमको इन कथनों पर विचार करना है। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। इससे पहले हम कथन पढ़े, हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि इसमें प्रश्न की मांग क्या है। ठीक है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, सही वाले हमको चूज़ करना है। ठीक है, इन कथनों में से कौन सा सही है ये हमको चूज़ करना है। ये सवाल सन 2018 में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब हम पहुँचते हैं कथन पे। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। क्या ये कम करेगा? यदि किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक है तो क्या इसकी जल धारण क्षमता कम होगी? नहीं, कम नहीं होगी, ये होगी अधिक होगी। ठीक है, यदि कार्बनिक अंश ज़्यादा है तो उसमें जल धारण क्षमता अधिक होगी। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला कथन हम देखते हैं। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कैसा होता है? गंधक यानी हम इसको जानते हैं सल्फर से। ठीक है, इंग्लिश में इसको सल्फर से जानते हैं। ठीक है, क्या इस चक्र में, इसके चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है? होती है, ये गलत है। ठीक है, मृदा की भूमिका यहाँ पे होती है। अगला कथन यहाँ पे हम देखते हैं। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीकरण भवन नहीं है, लवणीकरण है, लवणीकरण में योगदान कर सकती है। फिर से इसको पढ़ते हैं। कुछ समय अवधि तक सिंचाई की कुछ कृषि भूमियों के लवणीकरण में योगदान कर सकती है। क्या सही है? हाँ, ये कथन सही है। ये कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से हम चेक कर लेते हैं। 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, तो केवल 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका भी। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में। मृदा में पाई जाने वाली कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा के भौतिक तथा रासायनिक संरचना को प्रभावित करती है और मृदा की जल धारण क्षमता उसमें निहित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात कार्बनिक पदार्थ मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। पहला कथन क्या था? उसमें कम करते हैं, तो ये गलत हो गया था। गंधक की सूक्ष्म मात्रा पादप विकास के लिए आवश्यक है और यह दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होती है। यह अमीनो एसिड, एंजाइम तथा आवश्यक विटामिन के संश्लेषण में सहयोग करता है और मृदा में लंबी अवधि तक जल ग्रहण के कारण लवणता में वृद्धि होती है। लवणता में वृद्धि होती है, जो तीसरा कथन हमने देखे थे, इसमें वृद्धि होगी जिससे मृदा की उर्वर क्षमता घटेगी। ठीक है, तो ये कथन तीसरा यहाँ सही है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन, नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा नदी में खनन होता है बालू के लिए, रेत के लिए, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यहाँ पे चेक करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। 2018 में सवाल पूछा गया। ठीक है, अब देखिए कथन हम पढ़ते हैं। नदी की लवणता में कमी, क्या यदि बालू खनन होगा तो नदी की लवणता में कमी होगी? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। भौम जल का प्रदूषण, हाँ भौम जल का प्रदूषण होगा इसमें। भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, हाँ ये भी होगा, भौम जल स्तर नीचे चला जाएगा यदि अधिक बालू खनन होगा तो। इसका संभावित परिणाम ये हो सकते हैं 2। चलिए हम चेक करते हैं। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, तो 2 और 3 वाले किस ऑप्शन में मिल रहा है? बी, आंसर है इसका बी। भौम जल प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे चले आना बहुत अधिक नदी तल से बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। बहुत अधिक बालू खनन से नदियों के अवक्रमण का कारण बनता है और रेत खनन ज़्यादा होने पर इसका तल कम होता जाता है। फलस्वरूप तटीय क्षरण होता है एवं नदियों की लवणता में वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक बालू खनन से जल के गुणवत्ता पर खराब असर पड़ता है जिससे जल प्रदूषण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, यहाँ पे देखो हिंदी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन फर्टिलाइजेशन यहाँ से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। इनमें से कौन सा कथन कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है, सबसे ज़्यादा कौन सा इसको संतुष्ट करेगा। 2018 में सवाल पूछा गया कार्बन फर्टिलाइजेशन से संबंधित। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। देखो हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेक करना है कि सर्वोत्तम कौन सा वर्णित करें। देखो ये भी हो सकता है कि इनमें से चारों वर्णित करें, या हो सकता है कुछ वर्णित करें, ठीक है, या हो सकता है सिर्फ एक वर्णित करें, लेकिन प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम वर्णित करता है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले सारे चेक कर लेते हैं, मतलब सारे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो देखो कार्बन फर्टिलाइजेशन का सबसे सर्वोत्तम जो वर्णित कर रहा है इसको, वो ये वाला है। कौन सा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। आंसर है इसका बी कार्बन निषेचन, यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे यूज होना चाहिए। कार्बन फर्टिलाइजेशन से पता चलता है कि वायुमंडल में CO2 की वृद्धि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है, और यह प्रभाव पौधों की प्रजातियों, तापमान और पानी तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भिन्न होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं। देखो कथन पढ़ने से पहले मैंने हमेशा आपको बताया कि पहले प्रश्न की मांग पढ़ लो। देखो पहले प्रश्न क्या बोला, विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने से पहले हमको ये तो चेक कर लेना चाहिए कि विचार सही करना है गलत करना है। कई बार ये होता है कि कई बार ये होता है कि प्रश्न में के पूछ लेता है कि इनमें से गलत कौन से है, कई बार पूछ लेता है कि सही कौन सा है। ठीक है, दो चीज़ पूछता है, तो इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि इसमें सही पूछा है गलत पूछा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ये देखो मैंने बताया था दो में से कोई एक चीज़ पूछेगा, तो देखो यहाँ पर सही वाले पूछ रहे हैं कि कथन सही है। कई बार ये होता है इनमें से कौन से कथन गलत है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए ये चेक करना जरूरी है। ये सवाल सन 2018 में पूछा गया। इससे पहले हम इन कूटों पर जाएं, हमको पहले कथन पढ़ लेने चाहिए। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो कथन है, यहाँ पे जब पृथ्वी 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये पहला कथन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित होता है, ये कथन सही है। और जो जब जीवित जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ठीक है, ये पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1, 2 और 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ 1 और 3 कौन सा है? सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, सी। समुद्र तल के प्रसार होने के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ हजारों वर्षों में उत्क्रमित यानी रिवर्स्ड हो जाता है। जब पृथ्वी बनी थी तो वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन आज पृथ्वी के वायुमंडल की मात्रा का पाँचवा हिस्सा बनाता है, जिसे हम जीवन के एक केंद्रीय तत्व के रूप में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा मीथेन ने पृथ्वी के विकास के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2.7 बिलियन वर्ष पहले एक नए तरह का जीवन स्वयं स्थापित हुआ। प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीवों को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो सूर्य ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को भोजन तथा ऑक्सीजन अवशिष्ट पदार्थ के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम थे। वे उथले समुद्र में रहते थे, जो सूर्य की हानिकारक विकिरण से संरक्षित थे। ये जीवित इतने अधिक मात्रा में हो गए कि 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व उनके द्वारा उत्पादित मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में एकत्रित होने लगी। तो ये थी इसकी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल 2019 में पूछा गया है। जून की 21वीं तारीख को
सूर्य के साथ क्या होता है या फिर सूर्य किस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करता है, यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है और मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो देखो 21 जून की 21 तारीख को क्या होता है सूर्य के साथ, उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। आंसर है इसका ए। आंसर यहाँ पे ए। उत्तर ध्रुवीय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मध्य मई से जुलाई के अंत तक या दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में मध्य नवंबर से जनवरी के अंत तक अवधियों में 63 डिग्री समांतर से उच्च अक्षांशों हाई लैटिट्यूड में पाई जाने वाली वह अवस्था जिसमें सूर्य 24 घंटे नहीं छिपता और मध्य रात्रि में भी देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में 21 जून के मध्य रात्रि अर्थात रात को 12 बजे भी सूर्य दिखाई देता है। इस समय 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का संपूर्ण भूभाग प्रकाश वृत्त के भीतर रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ 24 घंटे दिन रात 24 घंटे दिन रहता है और रात होती ही नहीं, इसलिए वहाँ आप आधी रात को भी सूर्य को देख सकते हैं। वहाँ ना तो सूर्योदय होगा ना ही सूर्यास्त होगा। ठीक है, ये इसकी डिटेल हुई इस प्रश्न की। 21वीं जून की 21वीं तारीख को क्या होता है करके आंसर भी हमने देखा। अगला सवाल है, मेघाच्छादित रात में, मतलब बादल बने हुए उस वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है जब बादल बने हुए रहते हैं? 2019 में सवाल पूछा गया। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो यहाँ पे मेघाच्छादित रात में उसकी बूंदें क्यों नहीं बनती? क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। आंसर इसका बी। आंसर इसका बी। ओस वायु में उपस्थित जलवाष्प के धरातल पर संघनित वाष्प का द्रव बनना, यानी धरातल पर संघनित होने से उत्पन्न होती है। और स्वच्छ और शांत रातों में जब धरातल तीव्र गति से ठंडा होता है तब ओस उत्पन्न होती है। जबकि बादलों वाली रात में पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उसकी बूंदें यहाँ पे नहीं बन पाती। आंसर इसका भी। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, महासागर औसत तापमान ओशन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हमको चेक करना। 2020 में सवाल पूछा गया है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, देखो कथन यहाँ पे है 2। पहला कथन हम पढ़ते हैं, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस तापमान 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी में 129 मीटर पर होती है। दूसरा है यहाँ पे OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या फिर अधिक। तो यहाँ पे कथन दूसरा वाला बस सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1 केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे आंसर है बी, केवल 2। आंसर है इसका बी। समुद्र की सतह का तापमान SST नियमित रूप से अध्ययन यह भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है कि क्या मानसून के मौसम के दौरान भारत कुल वर्षा की मात्रा कम या अधिक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं फिर से इसको रीड करता हूँ। क्या मानसून के मौसम के दौरान भारत में कुल वर्षा की मात्रा कम या अधिक होगी? भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने में OMT द्वारा किए गए अनुमान की सफलता दर 80% तक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान समुद्र की ऊष्मीय ऊर्जा को मापकर OMT का विश्लेषण किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में हर साल 1 जून के आसपास सेट होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2020 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है हमको बताने हैं। कथन हम पढ़ लेते हैं। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल
कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यहाँ पर देखो जो ये दूसरा है, यहाँ पर 3 नहीं है, दूसरा है, तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन हम देख रहे थे केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 1 और 3, तो यहाँ पर देखो केवल 2 वाला आंसर यहाँ पे है सी में, आंसर इसका सी। जेड स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होती है। जेड स्ट्रीम या जेड धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर तापमान समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित या बहने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह ही निश्चित होती हैं, इसलिए इसे जेड स्ट्रीम का नाम दिया गया। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस गर्म या उससे अधिक हो सकता है, अतः कथन 1 और 3 असत्य है, केवल 2 कथन यहाँ पे सही है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। 2021 में सवाल पूछा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। फर्न, मॉस, लाइकेन, छत्रक या मशरूम। यहाँ पे मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना यहाँ पे सिर्फ लाइकेन की होगी, फर्न, मॉस और छत्रक मशरूम की नहीं होगी। ठीक है, लाइकेन। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते कि 1 और 4, केवल 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, तो आंसर है इसका बी हो जाएगा, केवल 2, आंसर है इसका बी। चूँकि काई मिट्टी पर घनी सतह बनाती है, वे गिरने वाली बारिश को प्रभाव को कम करती है और मिट्टी के खटखटाव को रोकती है। जो तीसरा कथन है वो गलत है। हम ए या बी के बीच में 50-50 यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब ए और बी और हम चेक कर सकते हैं, मतलब पहला और दूसरा हम चेक कर सकते हैं। अब सब कुछ कथन 2 की वैधता पर निर्भर करेगा। लाइकेन किसी भी आबादित सतह पर उगते हैं, छाल, लकड़ी, काई, चट्टान, मिट्टी, पीट, कांच, धातु, प्लास्टिक और यहाँ तक कि कपड़े पर। लाइकेन अपनी थाली के किसी भी हिस्से के माध्यम से पानी को अवशोषित कर सकते हैं और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के लेख के अनुसार तो अंतिम उत्तर यहाँ पे बी, केवल 2 वाला है। ठीक है, लाइकेन वाला है यहाँ पे, बस आंसर है इसका बी, केवल 2 इसमें है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित जैव भूरासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। सन 2021 में सवाल पूछा गया है। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। निम्नलिखित जैव भूरासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो आंसर है इसका सी, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस है, फास्फोरस चक्र वाला है। और यहाँ पे फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टान है, जिसमें फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस होता है, इसके रूप में होगा फॉस्फेट के रूप में होगा फास्फोरस। और अब जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो इनमें फॉस्फेट की थोड़ी मात्रा मिट्टी के घोल में घुल जाती है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पे सी है, फास्फोरस चक्र, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये हमको बताना है। 2021 में सवाल पूछा गया। नदी और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नदी और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवी हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो यहाँ पे जो कथन दूसरा वाला है, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो ये दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। नदी और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन हम देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, तो आंसर है इसका केवल 2 वाला, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे बी। समुद्र का पानी 97.2%, ग्लेशियर और बर्फ, अन्य बर्फ 2.15%, भूजल 0.61%, मीठे पानी की झीलें 0.009%, अंतर्देशीय समुद्र
0.008%, मिट्टी की नमी 0.005%, वातावरण 0.001%, नदियाँ 0.0001% यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2021 में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है हमको बताने। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। इमली का पेड़ क्या दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत में इमली और मोरिंगा के बीच पर्याप्त भारत इमली और मोरिंगा के बीच बीज को यानी सीड्स को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला दूसरा कथन है, मोरिंगा सहजन वृक्ष का एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, ये गलत है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, ये नहीं है। यहाँ पर देखो तीसरा, चौथा और पांचवा कथन, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, ये सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज का निर्यात करता है, ये भी सही है, एक्सपोर्ट करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ये भी कथन सही है। 3, 4 और 5 ऑप्शन हम देखते हैं, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 5। तो देखो यहाँ पे 3, 4 और 5 ऑप्शन यहाँ पे बी में है, आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। कथन एक गलत है, क्योंकि मोरिंगा ओलिफेरा एक मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसे मोरिंगा ट्री, ड्रम स्टिक या दी मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह गैर फलीदार वृक्ष है। कथन 2 गलत है। इमली इंडिका मटर परिवार का सदाबहार पेड़ फैबेसी है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो 2 कथन यहाँ पे पहला दूसरा क्यों गलत है हमने चेक कर लिया। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये हमको बताने। चलिए अब कथन पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो ये दोनों कथन हम देखते हैं, दोनों कथन यहाँ पे सही है, दोनों कथन गलत नहीं है, दोनों सही है यहाँ पे। तो देखिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा की धारा उत्पन्न करती है जो पूर्वी खंड के पानी को पश्चिमी खंड में धकेलती है, तो पहला कथन सही है। और गर्म पानी वेस्टर्लीज के संपर्क में आता है, उन्हें पूर्वी भाग में ले जाया जाता है। इसलिए समशीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी भागों की तुलना में पश्चिमी भाग महासागरों के पूर्वी भाग को गर्म बनाते हैं, अतः दूसरा कथन सत्य है। तो उत्तर यहाँ पे दोनों सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ही हमको बताएं। 2021 में सवाल पूछा गया है। तारीखी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। तारीखी पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या फिर प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। तो यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हैं, आंसर इसका डी, प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है, इसलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, आंसर है इसका डी। तो ये सवाल यहाँ पे सारे खत्म होते हैं भौतिक भूगोल के। पिछले 27 वर्षों के प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। किस टॉपिक के? ये टॉपिक है हमारा यहाँ पे भौतिक भूगोल। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? भौतिक भूगोल के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं जो भी पिछले 27 वर्षों में पूछे हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।